तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी को, जो कि है चंद्रमुखी 2 और ये सिक्वल है 2005 में आई हुई चंद्रमुखी का। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, और इसी तरह का फ्रेश और न्यूली कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब और देर न करते हुए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक सभ्य अमीर परिवार को, और इस परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है और इस परिवार पर आए दिनों मुसीबतें आती रहती हैं, जिसके चलते अब ये परिवार इन सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए एक पंडित को बुलाते हैं। और ये पंडित इस परिवार का बहुत ही ज्यादा खास होता है, और इस परिवार की मुख्य मुखिया होती है एक औरत जो है रागनी माझी, और यही इस परिवार को चलाती है। अब इस पंडित का रागनी माझी से कहना था कि इस परिवार में जो भी चीजें घटित हुई हैं वो उसे विस्तार से बताएं। या रागनी माझी का कहना था कि इस परिवार में काफी हादसे और मौतें हो चुकी हैं और आए दिनों मुसीबतें आती रहती हैं, और कुछ महीने पहले मेरी बेटी दिव्या का कार एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें दिव्या की दोनों टांगे चली गई हैं और वो अपाहिज हो गई। यह पंडित ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि आपकी कुल देवी आप लोगों से रूठी हुई है, जिसके कारण आपके इस परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, और साल में एक बार तो कुल देवी की पूजा होनी चाहिए। और उस पंडित का ये भी कहना था कि आपके परिवार ने कुल देवी की पूजा कब की थी। यहाँ पर रागनी माझी का कहना था कि कुल देवी की पूजा तो हमारे बुजुर्गों ने सालों पहले की थी, और उस दिन से अब तक कुल देवी की पूजा नहीं हुई है, और यही कारण है कि बरसों से कुल देवी इस परिवार से नाराज है। अब पंडित कहता है इस मुसीबत का निवारण पाने के लिए आपको कुल देवी के मंदिर जाना होगा, और दुर्गा अष्टमी के दिन आपको परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर दीप जलाकर पूजा करनी होगी। यह रागनी माझी का कहना था कि उन दोनों बच्चों को भी साथ ले जाना होगा पूजा के लिए। वो पंडित कहता है हाँ, क्योंकि उनके बिना ये पूजा सफल नहीं हो सकती। और यहाँ पर ये दोनों बच्चे जो हैं वो असल में रागनी माझी के नाती पोती होते हैं, और इन दोनों का नाम होता है अब्दुल और रागनी। मगर ये परिवार इन दोनों मासूम बच्चों से नफरत करता है और उन्हें अपने पास भी भटकने नहीं देता, क्योंकि ये परिवार उन बच्चों से नफरत करता है। ये मैं आप लोगों को इस कहानी के आगे बता दूंगा। जिसके बाद हमें उन दोनों बच्चों को दिखाया जाता है, और उन दोनों बच्चों को एक गैंग ने पकड़ा हुआ होता है। असल में ये दोनों बच्चे बहुत सारी जायदाद के वारिस होते हैं, इसीलिए गुंडों ने बच्चों को किडनैप किया है और वो उनके जरिए काफी ज्यादा पैसा मांग सके। लेकिन तभी एंट्री होती है मिस्टर पांडियन की। यहाँ पर मिस्टर पांडे जो है वो उन बच्चों को काफी ज्यादा प्यार करता है और उनकी देखभाल भी करता है, और उन गुंडों की जबरदस्त धुलाई करके उन्हें मजा चखा देता है। अब दूसरी तरफ वो परिवार कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल जाते हैं, और वहीं पास ही में रुकने के लिए विजय महल को रेंट पर ले लेते हैं। असल में ये महल चंद्रमुखी का महल होता है, और ये सब इस बात से अनजान थे क्योंकि उस महल का जो मालिक होता है वो इस महल को बेचना चाहता है, लेकिन इस महल को कोई खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ के लोगों को इस भूतिया महल के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन अब जो परिवार इस महल में आ रहा है वो इस बात से अनजान है। अब वो परिवार सबसे पहले कुल देवी के मंदिर जाता है, और जाते ही वहाँ देखते हैं वो मंदिर तो खंडरों में तब्दील हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सालों से पूजा नहीं हुई है। कि तभी वहाँ पर उनके सामने एक अघोरी आता है, और उस अघोरी का उस परिवार से कहना था कि उसे पता था कि एक न एक दिन तुम सब इस मंदिर में पूजा करने जरूर आओगे। लेकिन अघोरी का ये भी कहना था कि तुम्हारे साथ वेंटैया नहीं आया, और वेंटैया के आने से इस मंदिर में रोशनी जल उठेगी। मगर यहाँ ये परिवार कुछ समझ नहीं पाता वेंटैया कौन है, और वो अघोरी वहाँ से चला जाता है। अब वो परिवार थोड़ा आगे बढ़ता है तो उन्हें उस मंदिर का पुजारी मिलता है, और वो कहता है इस मंदिर में पूजा नहीं हो सकती, और उस मंदिर में किसी ने भी पूजा करने की कोशिश की उसे चंद्रमुखी मार देगी। अब वो परिवार पुजारी से कहता है अभी हमें रास्ते में एक अघोरी मिला था, और वो वेंटैया की बात कर रहा था, और आप यहाँ चंद्रमुखी की बात कर रहे हैं, ये चक्कर क्या है। वो पुजारी कहता है बरसों पहले वेंटैया ने चंद्रमुखी को जिंदा जला दिया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा वेंटैया से बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रही है, और ये वही मंदिर है वेंटैया ने जबरदस्ती चंद्रमुखी से शादी की थी, और इसी वजह से चंद्रमुखी यहाँ पर किसी को भी पूजा नहीं करने देती। मगर वो परिवार इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस महल में आ जाता है। अब यहाँ पर ये परिवार वाले उस महल के मालिक से मिलते हैं, और इस मालिक का नाम ओटीपी होता है। अब यहाँ पर ओटीपी की कुछ शर्तें थी इस महल में उस परिवार के लिए। यह ओटीपी का उस परिवार से कहना था कि वो उस महल के दक्षिण की ओर न जाएं। दरअसल दक्षिण की ओर ही उस महल में चंद्रमुखी का कमरा था, और वहाँ जाना किसी का अलाउ नहीं था। मगर यहाँ पर उस परिवार की एक लड़की थी जिसे मिस्टीरियस चीजें काफी पसंद थी। अब शाम को सभी सो जाते हैं, और वो लड़की रात होते ही उस महल में छानबीन करना शुरू कर देती है, और उसी दक्षिण की ओर चली जाती है। जैसे ही वो सीढ़ियों पर पैर रखती है तो अचानक से वहाँ एक डरावना सा उल्लू आ जाता है और उसे डराकर भगा देता है। अब अगले दिन मिस्टर पांडेन उन दोनों बच्चों को उसी महल में ले आता है, मगर वो फैमिली बच्चों को ऐसे आते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यार अब महल में रागनी माझी एक पेंटर को बुलाती
है। या पेंटर को इसलिए बुलाया जाता है कि वो उस मंदिर की साफ सफाई कराकर उसे अच्छे से पेंट कर दे, और वो उस मंदिर की सफाई के लिए रागनी माँ जी से 2 लाख रुपए चार्ज करता है, क्योंकि गाँव के लोग तो उस मंदिर की सफाई करने से डरते हैं, इसलिए उसे बाहर से कुछ लोग बुलाकर काम कराना होगा। मगर वो पेंटर जाते जाते रागनी माँ जी से बोल कर जाता है, आप इस महल से जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये महल एक भूतिया महल है और खासकर आप लोग दक्षिण की ओर मत जाना। मगर इस महल का मालिक जो है ओटीपी, वो उस पेंटर को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता इस परिवार को मालूम चले कि इस महल के बारे में। वो तो बस किसी तरह से इस महल को बेचना चाहता है। जिसके बाद वो पेंटर ये सारी बातें कहकर चला जाता है। अब उसी दिन रात को वो लड़की फिर से उस महल में घूमने लगती है और जा पहुंचती है चंद्रमुखी के कक्ष में, जहाँ जमीन पर बहुत सारा गुलाल बिखरा हुआ था और एक घुंघरू भी था। अब वो लड़की जैसे ही उस घुंघरू को उठाती है तो उस घुंघरू से कोई आत्मा सी निकलकर सीधा चंद्रमुखी के कमरे में चली जाती है, और वो लड़की वहाँ खड़े एक पुतले को देखकर काफी डर जाती है और चीखने लगती है। और ये चीखने की आवाज सुनकर पूरी फैमिली जाग जाती है और वो दोनों बच्चे भी खूब डर जाते हैं उस लड़की की आवाज को सुनकर। लेकिन उस फैमिली को मालूम चलता है कि वो आवाज महल के बाहर से आई थी और वो आवाज एक बूढ़ी औरत की थी और उसका इलाज काफी सालों से चल रहा है। मगर उस औरत का चीखने का संकेत आगे होने वाली अनहोनी को दर्शा रहा था, मगर वहाँ उस औरत को कोई नहीं समझता। लेकिन मिस्टर पांडे को यहाँ कुछ न कुछ तो समझ आ रहा था और वो उस महल के बारे में और जानना शुरू कर देता है। अब अगली सुबह रागनी माँ जी का बड़ा बेटा उन दोनों बच्चों को घसीट कर घर से बाहर निकाल रहा था और तभी मिस्टर पांडे आकर बच्चों को बचाता है और उस परिवार के बड़े बेटे पर गुस्सा करता है। यह बच्चों का कहना था कि कल रात उस चीखने की आवाज से उन्हें नींद नहीं आई और वो काफी ज्यादा डर गए थे और उनकी माँ की शक्ल उनकी नानी से मिलती है और इसी वजह से हम नानी के बगल में जाकर सो गए और इसी बात पर वो अंकल जी हम पर गुस्सा कर रहे हैं। दरअसल ये परिवार इन बच्चों पर इसलिए गुस्सा करता है क्योंकि इन बच्चों की माँ ने भागकर दूसरी जात के लड़के से शादी कर ली थी और यही कसूर है बच्चों का। लेकिन मिस्टर पांडे एक सॉलिड स्पीच देता है उस परिवार को और वो परिवार इमोशनल होकर दोनों बच्चों को अपना लेता है। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की पास ही के गाँव की थी और यहाँ मिस्टर पांडे को उस लड़की से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और उस लड़की को वो महल काफी ज्यादा पसंद था और वो अंदर से उस महल को देखना चाहती थी, जिसके चलते वो फिर मिस्टर पांडे से मिलती है और कहीं ना कहीं वो लड़की मिस्टर पांडे से प्यार करने लगी थी। और एक दिन मिस्टर पांडे उस लड़की को महल दिखाने ले जाता है, लेकिन उस लड़की की नजर चंद्रमुखी के कमरे के दरवाजे पर पड़ती है और उसे देखकर अचानक से वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब आगे वो पेंटर उस मंदिर की सफाई करवाना शुरू कर देता है और सफाई करने के बाद वो कर्मचारी हाथ मुंह धोने नदी में चले जाते हैं और एक कर्मचारी लाइट ठीक कर रहा होता है और दूसरी तरफ पानी के अंदर होकर एक सांप कर्मचारी की ओर बढ़ रहा होता है और उसे पानी के अंदर ले जाके मार देता है। और वहीं वो लाइट वाला भी लाइट के शौक से मारा जाता है। और यहाँ उस पुजारी ने सही कहा था, जो कोई भी उस मंदिर की सफाई करेगा वो मारा जाएगा। और ये खबर उस परिवार को भी मालूम चल जाती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जो भी वो कोशिशें कर रहे हैं वो सब नाकाम हो रही हैं। अब मिस्टर पांडे रागनी माँ जी से कहता है, पहले तो हमें इस महल का हवन कराना चाहिए, तभी कुछ अच्छा होगा। मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि इस महल में हवन कराने आएगा कौन, क्योंकि सबको पता है ये भूतिया महल है। लेकिन मिस्टर पांडे किसी तरह से एक पंडित को ले आता है, मगर वो पंडित भी फट्टू था, लेकिन फिर भी वो बड़ी हिम्मत दिखाकर हवन करने की कोशिश करता है और चंद्रमुखी के कमरे में चला जाता है। मगर जो होता है वो अच्छा नहीं होता उस पंडित के साथ। उस कमरे में जाकर चंद्रमुखी उस पंडित को पीट पीट कर उसका भर्ता बना देती है। फिर पंडित अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। अब आगे एक दिन रात को उस महल में किसी के नाचने और गाने की आवाज आती है और सभी परिवार के लोग डरने लगते हैं और एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते उनमें से वही लड़की जाती है जो लड़की उस महल में रात को घूमती रहती है और उसे वहाँ जाकर मालूम चलता है कि वो लड़की वो ही है जो कि पांडे से प्यार करती है। या पांडे रागनी माँ जी से कहता है ये लड़की महल को अंदर से देखना चाहती थी, इसका मन था इस महल को अच्छी तरह से देख सके, मगर रागनी माँ जी बस उसे घूरे जा रही थी, कह कुछ नहीं रही थी। मगर यहाँ उन्हें कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, जिसके चलते अब रागनी माँ जी उसी पंडित को बुलाती है जिन्होंने कुल देवी की पूजा करने को कहा था। अब वो उस महल में आ जाते हैं और उन्हें इस महल में कुछ अभाव होता है, जिस पर वो सबसे पहले चंद्रमुखी का नृत्य कक्ष देखना चाहते थे। अब वो ऐसा ही करते हैं। अब वहाँ पहुँचते ही पंडित जी का कहना था कि इस कक्ष में सबसे पहले कौन आया था और जो भी इस कक्ष में आया था और उसी के शरीर के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है। अब पंडित जी ये पता करने के लिए किसके शरीर में चंद्रमुखी की आत्मा है, तो वो उस गुलाल पर सभी को एक एक करके खड़े होने के लिए बोलते हैं। जो भी उस गुलाल के ऊपर खड़ा होगा तो उसके शरीर में चंद्रमुखी की झलक दिखाई देगी। अब सबसे पहले रागनी माँ जी जाती है और उनके शरीर में कुछ नजर नहीं आता और ऐसे ही कुछ औरतें भी निकल जाती हैं।
अब बारी थी पांडे की लवर और उस मिस्टीरियस लड़की की। मगर पांडे की गर्लफ्रेंड नहीं जा रही थी और उसका कहना था कि वो इस घर की सदस्य नहीं है, तो वो उस गुलाल पर नहीं जाएगी। एक पल को तो ऐसा लगा था कि यही चंद्रमुखी है। अब सभी उस लड़की को जबरदस्ती उस गुलाल पर ले जाने की कोशिश करते हैं और उसे ले जा रहे होते हैं, तो वैसे ही वो लड़की उस अपाहिज लड़की को भी साथ ले जाती है। लेकिन यहाँ पर सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल चंद्रमुखी की आत्मा उस अपाहिज लड़की के अंदर थी जो रागिनी की बेटी दिव्या होती है, और यही वो लड़की थी जो कि रात को नृत्य किया करती थी। और चंद्रमुखी का कहना था कि ये महल उसका है और उसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, और जो भी उससे पंगा लेगा वो मारा जाएगा। और ये कहने के बाद चंद्रमुखी दिव्या की बॉडी से चली जाती है। अब घर वाले सभी दिव्या से डरने लगते हैं, जिसके बाद पांडे खुद ही उस मंदिर की सफाई करने जाता है और सफाई करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ महल में चंद्रमुखी तहस नहस करने लगती है और कहती है उस परिवार से जाओ, उस आदमी को लेकर आओ, वो कौन है। यहाँ पर चंद्रमुखी पांडे का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो उस मंदिर की सफाई कर देता है कि तभी वहाँ पर वो अघोरी आता है और कहता है वेंटैया तुम आ गए, और मुझे पता था वेंटैया इस मंदिर को सफा कर सकता था। यह पांडे का कहना था अघोरी से, कौन वेंटैया, मैं तो पांडे हूँ। यह अघोरी का कहना था कि वेंटैया और तुम एक ही राशि के हो और एक ही दिन तुमने जन्म लिया था। जिसके बाद वो अघोरी वेंटैया का फ्लैशबैक बताता है। वो बताता है कुछ सदियों पहले एक वेंटैया नाम का पावरफुल राजा था और उसका एक सेनापति था जिसका नाम था सिंगोटिया, और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। और एक दिन दोनों अपनी सेना के साथ विजय महल पर अटैक कर देते हैं और वहाँ की सारी सेना को मार गिराते हैं और विजय महल पर जीत हासिल कर लेते हैं। फिर वेंटैया को विजय महल में एक सुंदर लड़की नाचती दिखाई देती है और वो उसे काफी पसंद आती है, लेकिन चंद्रमुखी उस महल से भाग निकलती है और वेंटैया उसके प्यार में पागल हो जाता है। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। एक दिन महल में सिंगोटिया वेंटैया को ऐसी हालत में देख लेता है और उससे पूछ लेता है यार तू नाराज क्यों है, जिस पर वेंटैया सिंगोटिया को अपने दिल का हाल बता देता है। सिंगोटिया फैसला करता है वो चंद्रमुखी को ढूंढ कर जरूर लाएगा। फिर सिंगोटिया चंद्रमुखी की तलाश में निकल जाता है और उसे वो मिल भी जाती है। यहाँ हम देखते हैं सिंगोटिया को चंद्रमुखी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। अब सिंगोटिया चंद्रमुखी को पकड़कर सीधा अपने राजा के पास ले जाता है, लेकिन सिंगोटिया के दिमाग में और ही कुछ खिचड़ी पक रही थी। यहाँ सिंगोटिया अपने राजा वेंटैया से कहता है जैसे तुम्हें चंद्रमुखी पसंद आई थी वैसे मुझे आ गई है। ये कहने के बाद सिंगोटिया और वेंटैया में लड़ाई होने लगती है और तलवारबाजी में सिंगोटिया वेंटैया की गर्दन को तलवार से अलग कर देता है और उसे मार देता है, और सिंगोटिया अपने आप को वेंटैया घोषित कर देता है, विजय महल का राजा बन जाता है। कहते हैं ना लड़की की सुंदरता अच्छे को अपने जाल में फंसा लेती है और लड़ने पर मजबूर कर देती है। जिसके बाद वेंटैया चंद्रमुखी से जबरदस्ती कुल देवी के मंदिर में शादी कर लेता है। और एक दिन मालूम चलता है वेंटैया को चंद्रमुखी किसी और से प्यार करती है जिसका नाम होता है गुलशेखर, और ये भी क्लासिकल डांस करता है और चुपके से महल में चंद्रमुखी से मिलने आता है, जिसके चलते वेंटैया तलवार से गुलशेखर की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और चंद्रमुखी गुलशेखर की मौत को देखकर पागल हो जाती है और वेंटैया भी चंद्रमुखी को भी जिंदा जलाकर मार देता है। जिसके बाद समय निकलता गया और वेंटैया भी पागल होता गया और उसने अपने आप को एक गुप्त कमरे में कैद कर लिया और एक दिन सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर पांडे घर आ जाता है। अब अगले दिन मंदिर में पूजा होती है। अब यहाँ दिव्या भी चलने लगी थी क्योंकि उसके अंदर चंद्रमुखी आत्मा जो थी, और फिर सभी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ दिव्या कार चलाने की जिद करती है। यहाँ दिव्या अपनी माँ रागिनी और बच्चों को ले जाती है और दूसरी तरफ महल में मिस्टर पांडे चंद्रमुखी के कमरे की तलाशी लेने लगता है और जा पहुँचता है एक खुफिया कमरे में जहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे हुए थे। ये देखकर मिस्टर पांडे के होश उड़ जाते हैं। अब दूसरी तरफ दिव्या कार को मंदिर ले जाने की बजाय एक पहाड़ की ओर ले जाती है क्योंकि दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आ गई थी। वो उन्हें मंदिर में पूजा करने से रोकती है और उन्हें पहाड़ से गिराकर मारना चाहती है और बस कार को पहाड़ से गिराने वाली ही होती है कि तभी दूसरी तरफ उस खुफिया कमरे से वेंटैया की आत्मा निकलकर मिस्टर पांडे के अंदर घुस जाती है और चंद्रमुखी को मालूम चल जाता है कि वेंटैया लौट आया है, जिसकी वजह से रागिनी माँ जी और बच्चे कार एक्सीडेंट से बच जाते हैं और सही सलामत वापस घर आ जाते हैं। अब पंडित का मिस्टर पांडे से कहना था कि अब तुम्हारे अंदर वेंटैया की आत्मा आ गई है और चंद्रमुखी तुमको मारकर अपना बदला पूरा करेगी। दरअसल चंद्रमुखी को मिस्टर पांडे वेंटैया के रूप में दिखाई देता है और वो आने वाली दुर्गा अष्टमी के दिन वेंटैया की गर्दन धड़ से अलग करेगी और अपना बदला पूरा करेगी। मगर दुर्गा अष्टमी से पहले पंडित मिस्टर पांडे के साथ एक प्लान बनाता है और वो प्लान ये था कि जब वेंटैया चंद्रमुखी के साथ लड़ रहा होगा तो तुम वेंटैया की आत्मा को एक घेरे बंद में ले आना और हम उसकी आत्मा को उस घेरे में बंद कर लेंगे, लेकिन फिर भी चंद्रमुखी को तुम वेंटैया ही लगोगे और वो तुम पर हमला करेगी और तुम्हें बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब मिस्टर पांडे ऐसा ही करता
है और बेंटैया की आत्मा को तो उस घेरे बंद में कैद करा देता है और खुद उससे लड़ने लगता है और चंद्रमुखी से बचते बचाते वहाँ टंगे एक पर्दे से लिबड़ जाता है कि तभी चंद्रमुखी मिस्टर पांडे की गर्दन धड़ से अलग कर देती है और चंद्रमुखी का बदला पूरा हो जाता है और दिव्या के शरीर से चली जाती है, जिसके बाद असली सच्चाई का सामना अब होता है। दरअसल मिस्टर पांडे बच जाता है। हमें एक पल को लगा था कि मिस्टर पांडे मारा गया है, लेकिन उस पर्दे के पीछे एक्सचेंज ऑफर चला था। जब मिस्टर पांडे उस पर्दे के पीछे गया था तभी वैसे ही अघोरी उस पर्दे से लिपट गया और अघोरी मारा गया। आप ये सोच रहे होंगे कि अघोरी ने अपनी जान फ्री फोकट में क्यों गवाई। दरअसल अघोरी 150 साल का था और उसे हमेशा जिंदा रहने के लिए शराब दिया गया था, लेकिन उसे ये भी बताया गया था अगर उसे पवित्र आत्मा मार दे तो वो शराब से मुक्त हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? मेक श्योर आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी और इसी तरह का फ्रेश और न्यूली कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।